कक्षा 10 हिंदी गद्य खंड पाठ 3, जिसका नाम है क्या लिखूं। इसके लेखक हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी। तो इसका हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। और इस पाठ के पहले पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का जो जीवन परिचय है, उनकी जो कृतियां हैं, उनका जो साहित्यिक योगदान है, उनकी जो भाषा शैली है, उस पर थोड़ा सा विचार करेंगे। ये जो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं, ये शुक्ल युग के ही रचनाकार हैं और इन्होंने ख़ास तौर पे निबंध, आलोचनाएं, नाटक, उपन्यास और इस प्रकार से गद्यात्मक रचनाएं लिखी। हालांकि एक आध इनकी काव्य रचनाएं भी मिलती हैं शतदल, अष्टदल और पंचपात्र के रूप में, किंतु इनकी जो पहचान है वो एक गद्यकार, निबंधकार, आलोचक और उपन्यासकार के रूप में। हालांकि कुछ अन्य गद्य विधाओं के ऊपर भी इन्होंने अपनी कलम चलाई है। और इनकी जो भाषा है, अगर देखें हम तो वो साहित्यिक खड़ी बोली है, किंतु आवश्यकता अनुसार उसमें उर्दू शब्दावली, अंग्रेजी शब्दावली का भी प्रयोग किया गया है। अगर हम देखें तो हर रचनाकार अपनी रचनाओं में कुछ शैलियों का समावेश करता है। तो इनकी जो शैली है वो गंभीर है, प्रभावोत्पादक है, किंतु स्वाभाविक और स्पष्ट है। यानी उसमें गंभीरता के साथ साथ स्वाभाविकता और स्पष्टता भी है। यही इनकी सबसे बड़ी विशेषता है कि यदि आप कोई चीज़ पढ़ते हैं, भले ही वो कठिन शब्दावलियों से युक्त है, मगर वह समझ में आती जाती है स्पष्ट रूप से। तो इन्होंने हर प्रकार से ऐसे ऐसे विषयों को चुना जिसके आधार पर वो अपने विचारों को लेखन के रूप में रख सकें। तो इनका ये जो हमारे पाठ्यक्रम में पाठ है क्या लिखूं, इसमें हमें देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से जो एक ललित निबंध होते हैं, ललित माने सुंदरता से भरे हुए, जिसमें विविधता देखने को मिलती है, इस प्रकार से जो निबंध होते हैं जिसमें प्राकृतिक सौंदर्य का थोड़ा सा चित्रण होता है, या ख़ास तौर पे ऐसी स्थितियां जिसके कारण पे हमारे मन में कई प्रकार के सौंदर्य या इस प्रकार से जो तमाम तरीके की जो हमारी भावनात्मक बातें होती हैं, निबंधों को पढ़ने के बाद जब तमाम तरीके की ऐसी भावनाएं हमारी जागृत होती जाएं, तो उस निबंध को हम ललित निबंध जैसी संज्ञा देते हैं। तो इन्होंने ललित निबंध लिखा है और ये क्या लिखूं उसी का एक स्वरूप है। थोड़ा सा हम और इनके कृतित्व के बारे में अगर देखें तो इनका जो जन्म था वो 27 मई 1894 ईस्वी में जबलपुर के खैरागढ़ नामक स्थान में हुआ था। ये जबलपुर मध्य प्रदेश में है। और इनके पिता पुन्नालाल बख्शी तथा बाबा उमराव बख्शी साहित्य प्रेमी और कवि थे। अब आप ये देखें तो कहीं कहीं पर बच्चे के नाम के साथ पिता का नाम जुड़ा होता है। ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान के कुछ इलाकों में है। इसीलिए इनका जो असली नाम है वो पद्मलाल है, मगर पुन्नालाल इनके पिताजी हैं तो इनका नाम भी जुड़ा हुआ है। तो इसमें आप देखेंगे कि इनके पिता का नाम पुन्नालाल बख्शी। तो भ्रमित आप ना हो, क्योंकि कुछ नामों में पिता का नाम जुड़ा होता है। जैसे मोहनदास करमचंद गांधी, गांधी जी के बारे में कहा जाता है करमचंद गांधी उनके पिता का नाम था। तो इस तरीके से है। और आप देखें तो ये विद्यार्थी जीवन से ही कविताएं लिखने लगे थे। बीए इन्होंने पास किया। सरस्वती में इनकी रचनाएं प्रकाशित होनी प्रारंभ हो गई थी और बाद में अन्य पत्रिकाओं में भी इनकी रचनाएं प्रकाशित हुई। इनकी कविताएं स्वच्छंदतावादी थीं, जिन पर अंग्रेजी कवि वर्ड्सवर्थ का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है। तो जैसे हमारे देश में साहित्यकार हैं, वैसे ही विदेशों में भी हैं। अंग्रेजी भाषा के एक बहुत जाने माने साहित्यकार हैं, कवि हैं वर्ड्सवर्थ। तो उनका प्रभाव कुछ कुछ दिखाई पड़ता है बख्शी जी की कविताओं में। मगर कविता के क्षेत्र में बख्शी जी बहुत ज़्यादा ख्याति अर्जित नहीं किए। शुरुआत में भले ही उन्होंने लिखा हो, मगर बाद में ये निबंध और आलोचना क्षेत्र में उतर आए और
उसी में उन्होंने विशेष लेखन कार्य किया। इनकी जो मृत्यु थी वो 27 दिसंबर 1971 ईस्वी में हुई थी। अब अगर हम देखें तो जो बख्शी जी का साहित्यिक योगदान है, साहित्यिक परिचय है, तो ये द्विवेदी युग के प्रमुख साहित्यकारों में होती है, किंतु इनका जो समय है वो शुक्ल युग में जाकर के ठहरता है। कारण उसका यही है कि किसी भी रचनाकार की शुरुआत चाहे किसी युग में हुई हो, मगर ज़्यादातर साहित्य जिस युग में उसका छपता है उसकी पहचान उसी युग के रूप में होती है। तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी जो हैं, ज़्यादातर उनका साहित्य शुक्ल युग के अंतर्गत आता है, इसलिए वो शुक्ल युग के रचनाकार माने जाते हैं। तो थोड़ा सा भ्रमित ना होइएगा, एक रचनाकार कई युगों का प्रतिनिधित्व कर सकता है। बख्शी जी विशेष रूप से अपने ललित निबंधों के लिए स्मरण किए जाते हैं। ये एक विशेष शैलीकार के रूप में भी प्रसिद्ध हैं और इन्होंने बहुत ही विविध विषयों पर अपनी कलम चलाई। इन्होंने जीवन, समाज, धर्म, संस्कृति और साहित्य पर उच्च कोटि के निबंध लिखे। इसके अलावा हास्य, व्यंग और कुछ रोचक निबंध भी इन्होंने लिखे। सन 1920 ईस्वी से 1927 ईस्वी तक बड़ी कुशलता से सरस्वती का संपादन भी किया। तो इन्होंने संपादन कार्य भी किया है सरस्वती का, जिसके आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी भी संपादक रहे हैं। इसके अलावा छाया मासिक पत्रिका का भी संपादन किया। और अगर हम देखें तो इन्होंने निबंध, आलोचना, कहानी, कविता और अनुवाद जैसी चीज़ें भी लिखी। इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा 1949 में साहित्य वाचस्पति की उपाधि से अलंकृत किया गया। तो साहित्य के क्षेत्र में कई प्रकार के पुरस्कार होते हैं, उन्हीं में से एक साहित्य वाचस्पति की उपाधि भी दी जाती है। तो उसके भी ये हकदार रहे, यह सम्मान इन्हें मिला। इनकी जो रचनाएं हैं कई क्षेत्रों से संबंधित हैं, जैसे निबंध संग्रह इनके हैं, प्रबंध, पारिजात, पंचपात्र, पद्मवन, मकरंद, कुछ बिखरे पन्ने, मेरा देश आदि। कहानी संग्रह झलमला, अंजलि, आलोचना, विश्व साहित्य, हिंदी साहित्य विमर्श, साहित्य शिक्षा, हिंदी उपन्यास साहित्य, हिंदी कहानी साहित्य, विश्व साहित्य प्रदीप, समस्या और समाधान, पंचपात्र, पंचरात्र, नवरात्र यदि मैं लिखता। नाटक देखें, अन्नपूर्णा का अनुवाद इन्होंने किया, उन्मुक्ति का बंधन, और ये जितने भी नाटक हैं इनके, ये अनुवादित नाटक ही हैं। इसके अलावा काव्य संग्रह इनका है शतदल, अशुदल, पंचपात्र। उपन्यास है कथा चक्र, भोला, वे दिन। आत्मकथा संस्मरण देखें, मेरी अपनी कथा, जिन्हें नहीं भूलूंगा, अंतिम अध्याय। और साहित्य समग्र बख्शी ग्रंथावली 8 खंडों में। तो इस प्रकार से इनकी कुछ रचनाएं हैं, रचना संग्रह है। भाषा तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि संस्कृत शब्दावली से युक्त है। उर्दू, अंग्रेजी के शब्दों का भी इन्होंने आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी श्रेष्ठ स्तर के साहित्यकार हैं। अब क्या लिखूं, इस पाठ को पढ़ने के बाद हम स्वतः ही निर्णय ले लेंगे कि वास्तव में जो उनकी शैली है, उनकी जो विशेषता है, वो किस प्रकार से लोगों के जहन में प्रभाव डालती है। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी ने निबंध का स्वरूप निर्धारित करते हुए एक अंग्रेजी साहित्यकार A.G. गार्डनर का उदाहरण दिया है। उनके कथन को उद्धृत किया है कि वे कहते थे कि जब निबंध लिखा जाता है तो एक विशेष मानसिक स्थिति होती है और उस समय मन में जो विचार उठते हैं, विचारों की जो उमंग उठती है, हृदय में कुछ ऐसी स्फूर्ति सी आती है, मस्तिष्क में कुछ ऐसा आवेग सा उत्पन्न होता है कि बिना लिखे चैन नहीं पड़ता। उस समय विषय की चिंता नहीं रहती, विषय कोई भी हो, अगर लिखने का आवेग है
हृदय में आवेग भरा हुआ है, तो हम अपने विचारों को कलमबद्ध अवश्य करेंगे। तो सबसे पहली जो ज़रूरत होती है वो होती है विचार। विचार क्या है? वो एक टोपी की तरह है। तो टोपी अगर है तो उसको कहीं भी टांगा जा सकता है खूंटी में। तो खूंटी महत्वपूर्ण नहीं होती, यानी विषय महत्वपूर्ण नहीं होता, महत्वपूर्ण होता है लिखने के लिए विचार। तो ए.जी. गार्डनर जो अंग्रेजी साहित्यकार थे, उनके कथन को लेखक ने बताया। और लेखक ने इस बात को इसलिए भी बताया कि कुछ लोग कहते हैं किस पर लिखें, कैसे लिखें। तो यदि आपके लिखने की इच्छा है तो आप किसी भी विषय पर लिख सकते हैं, क्योंकि लिखना ही महत्वपूर्ण होता है। जो विचार उठ रहे हैं उसको लिपिबद्ध करना, कलमबद्ध करना महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने एक बात बताने का प्रयास किया कि मेरे सामने भी एक बार ऐसी ही समस्या आई। मेरी 2 भतीजियां थी जिनका नाम था नमिता और अमिता। उन्हें निबंध की आवश्यकता थी और उन्होंने आकर के मुझसे निवेदन किया। एक ने विषय दिया दूर के ढोल सुहावने होते हैं और दूसरे ने समाज सुधार। अब दोनों विषय अपने आप में महत्वपूर्ण थे और दोनों विषय पर मुझे लिखना था। मैं यह तय नहीं कर पा रहा था कि किस प्रकार लिखूं, और अंत में मैंने तय किया कि दोनों को मिला करके ही एक निबंध की रचना करता हूं। तो दूर के ढोल सुहावने से शुरुआत करते हुए लेखक कहता है कि हर चीज़ जितनी पास से कर्कश होती है, दूर से उसका स्वरूप उतना ही सुहावना लगता है। अब उसके पहले लेखक निबंधों के ही प्रकार पर, निबंधों के ही स्वरूप पर थोड़ी सी और चर्चा करते हुए कुछ लोगों का उदाहरण देता है कि निबंध छोटा लिखा जाए कि निबंध बड़ा लिखा जाए, निबंध का मानक स्वरूप क्या है। इसमें भी अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं, और मेरे ख्याल से कोई भी आचार्य ऐसा नहीं है जो इसको निर्धारित करके यह बता सके कि यही असली स्वरूप है। कुछ लोग कहते हैं कि निबंध जितना छोटा होगा उतना ही प्रभावकारी होगा, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि निबंध में सारी चीज़ों का समावेश होना आवश्यक होता है। इस तरीके से कई प्रकार की समस्याएं थीं। क्या लिखूं? निबंध शास्त्र के जितने भी विद्वान हैं उनके कथनों के अनुसार, उनके विचारों के अनुसार, जैसा कि वो मानते हैं कि निबंध के 2 प्रधान अंग होते हैं, सामग्री और शैली। तो पहले तो मुझे सामग्री एकत्र करनी होगी, विचार समूह संचित करना होगा। इसके लिए मुझे मनन करना चाहिए। सच तो यह है कि जिसने जिस विषय का अच्छा अध्ययन किया है उसके मस्तिष्क में उस विषय के विचार आते ही रहते हैं। तो जो सामग्री है और जो शैली है उसके आधार पर भ्रम की स्थिति मन में पैदा होने की संभावना थी, किंतु यदि आप किसी क्षेत्र विशेष से जुड़े हुए हैं तो उससे संबंधित विचार आपके मन में अवश्य आते हैं। और लेखक भी इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि दूर के ढोल सुहावने पर ही निबंध लिखने की आवश्यकता होगी। यदि यह बात पहले ज्ञात होती तो पुस्तकालय में जाकर इस विषय का अनुसंधान कर लेता, पर अब समय नहीं। मुझे तो यहीं बैठकर 2 घंटों में 2 निबंध तैयार कर देने होंगे। यहाँ ना तो विश्वकोश है और ना कोई ग्रंथ जिनमें इन विषयों की सामग्री उपलब्ध हो सके। अब तो मुझे अपने ही ज्ञान पर विश्वास कर लिखना हो। तो लेखक कहता है कि जिस विषय का ज्ञान होता है उसी पर हमको निबंध लिखने में आसानी होती है। समय कम था तो अब किया क्या जाए। तो पूर्व ज्ञान के आधार पर लेखक ने 2 घंटे के अंदर 2 निबंधों को लिखने की जो अपनी योग्यता का परिचय दिया अपनी भतीजियों के कहने पे, जिसके विषय थे दूर के ढोल सुहावने और समाज सुधार, अपनी तत्परता से उसने
शुरुआत की दूर के ढोल सुहावने से, और उस विषय के आधार पे उसी में दूसरे विषय समाज सुधार को भी समाहित करते हुए एक सुंदर निबंध की रचना करने में सफल रहा। और कुछ सिद्धांतों को, कुछ विद्वान लोगों के कथनों को ध्यान में रख के ऐसा करने में वो सफल भी रहा। ख़ास तौर से हमारे यहाँ एक बहुत बड़े आदिकाल के फारसी और उर्दू के कवि हुए 13वीं शताब्दी के आसपास लगभग, जिनका नाम था अमीर खुसरो, और उनकी कहानी को भी यहाँ लेखक ने उद्धृत किया है और बताने का प्रयास किया है कि एक बार उन्हें प्यास लगी और वे पनघट पे कुछ महिलाएं पानी भर रही थी, वहाँ वो गए और उन महिलाओं ने अलग अलग विषयों पर कविता सुनने की अपनी इच्छा जाहिर की। एक ने कहा कि हमको खीर पर कविता सुनाइए, दूसरी ने कहा चरखे पर, तीसरी ने कहा कुत्ते पर और चौथी ने कहा ढोल पर। तो अमीर खुसरो प्रतिभावान थे, उन्होंने एक पद सुनाया, उसमें चारों की इच्छाएं पूरी हो गई और उन्होंने कहा, खीर पकाई जतन से चरखा दिया चला, आया कुत्ता खा गया तू बैठी ढोल बजा। इस प्रकार अमीर खुसरो ने चारों विषयों को एक ही पद में समेट कर उन चारों को संतुष्ट कर दिया। यह भी एक अपनी ही काबिलियत थी और ऐसी काबिलियत बिरलों में ही होती है। लेखक कहता है कि मैंने भी विचार किया कि मुझे भी इन दोनों विषयों का समावेश करते हुए एक निबंध की रचना करके दोनों को संतुष्ट करने का जतन करना चाहिए। यानी एक ही ढेले से दो चिड़ियाँ मारने में ही भलाई है। और दूर के ढोल सुहावने का संदर्भ लेते हुए लेखक ने दो पीढ़ियों का जिक्र किया है, एक तरुण यानी युवा पीढ़ी और दूसरा वृद्ध यानी पुरानी पीढ़ी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके लिए युवा यानी तरुण आश्वस्त होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके लिए वृद्ध आश्वस्त होते हैं। यानी वृद्धों को अपना अतीत अर्थात दूर सुहावना लगता है और जो तरुण होते हैं उनको अपना भविष्य सुहावना लगता है। वर्तमान ऐसी चीज़ है जिससे दोनों असंतुष्ट रहते हैं। लेखक कहता है कि ये आज तरुण जो भविष्य के सपने देख रहे हैं, वर्तमान से मुंह मोड़े हुए हैं, जब ये वर्तमान का सामना करते हैं तो इन्हें जीवन नीरस और दुष्कर जान पड़ता है। इसी प्रकार जो वृद्ध हैं, वर्तमान से उनके अंदर असंतुष्टि का भाव है। वह जिस समय से आगे बढ़ाए हैं, अपने प्राचीन समय से, अपने अतीत से, उस समय की जो यादें हैं उन्हें अच्छी लगती हैं। और अगर देखा जाए तो यही दोनों पीढ़ियों के विवाद का विषय भी है और न चाहते हुए ये दोनों वर्तमान से असंतुष्ट होते हुए एक दूसरे पर दोषारोपण करते रहते हैं। और अगर हम इस बात को कहना चाहें तो ये कह सकते हैं इस प्रकार से लेखक के अनुसार कि जो तरुण संसार के जीवन संग्राम से दूर हैं, उन्हें संसार का चित्र बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है। जो वृद्ध हो गए हैं, जो अपनी बाल्यावस्था और तरुणावस्था से दूर हटाए हैं, उन्हें अपने अतीत काल की स्मृति बड़ी सुखद लगती है। ये अतीत का ही स्वप्न देखते हैं। तरुणों के लिए जैसे भविष्य उज्ज्वल होता है, वैसे ही वृद्धों के लिए अतीत वर्तमान से दोनों को असंतोष होता है। तरुण भविष्य को वर्तमान में लाना चाहते हैं और वृद्ध अतीत को खींचकर वर्तमान में देखना चाहते हैं। तरुण क्रांति के समर्थक हैं और वृद्ध अतीत गौरव के संरक्षक। इन्हीं दोनों के कारण वर्तमान सदैव क्षुब्ध रहता है और इसी से वर्तमान काल सदैव सुधारों का काल बना रहता है। तो अगर देखा जाए तो सुधार की गुंजाइश सदैव बनी रहती है और वर्तमान को हम सुधार करके भविष्य को उज्ज्वल बनाना चाहते हैं। तो अगर हम देखें तो मनुष्य जाति का जो विकास है इसी सुधार पर ही तो आश्रित है।
हर समय एक से एक ऐसे अवतारवादी लोग रहे जो समाज में व्याप्त कुरीतियों दोषों को दूर करने में लगे रहें, किंतु एक समय बाद उनके द्वारा सुधारी गई स्थिति में भी कुछ दोष उत्पन्न हो गए और आने वाले लोग उसे सुधारते रहे, और ये जो सुधार की प्रक्रिया थी वह अनवरत चलती रही। न दोषों का अंत था और न सुधारों का। तो जिसको हम सुधार कह रहे हैं वही किसी समय दोष बन जाता है, और इस प्रकार से जीवन आगे बढ़ते बढ़ते नव सुधारों का काल बन जाता है, और इसीलिए जीवन को प्रगतिशील कहा जाता है। प्रगतिशील मतलब हर समय परिवर्तित रहने वाला, गतिशील रहने वाला जीवन। हिंदी में तो एक प्रगतिशील साहित्य के लोगों का संगठन भी है, और वे ऐसा मानते हैं कि हमारे द्वारा जो साहित्य सृजन किया जा रहा है वो प्रगतिशीलता का द्योतक है। किंतु वे ये भूल जाते हैं कि जिसको वो प्रगतिशीलता कह रहे हैं वह अपने आप में एक दोष है, अहंकार की भावना से ओतप्रोत एक विचार शैली है जो लोगों का मार्गदर्शन कम, उन्हें बांधे रखने का, जकड़े रखने का, उनके मार्ग को रोकने का एक सबल माध्यम बन जाती है। अंत में लेखक कहता है कि इस प्रकार से यदि हम देखें तो सुधार और सुधार की जो प्रक्रिया है वो सदैव चलने वाली है। इसीलिए जो तरुण हैं, जो वृद्ध हैं, उन दोनों को अगर हम देखें तो अपने जो अतीत के और भविष्य के स्वप्न हैं वह अधिक सुंदर लगते हैं। एक समय जो आज का तरुण है वह भी जिस भविष्य को देख रहा है वह भी उसके लिए अतीत बन जाएगा। इसीलिए तो कहा जाता है कि जो दूर के ढोल होते हैं वो सुहावने होते हैं, क्योंकि जहाँ तक हम पहुँचे नहीं, जिस चीज़ के विषय में केवल विचार कर रहे हैं वह तो सुंदर लगेगा ही। जब उसके पास हम पहुँचेंगे, उसकी वास्तविकता से हम परिचित होंगे, तभी उसके दोषों का पता चलेगा। इस तरीके से लेखक ने दो विषय, दूर के ढोल सुहावने और समाज सुधार को अपने कौशल के साथ इस प्रकार से मिला करके, समन्वित करके जो विचार निबंध के रूप में प्रस्तुत किया है, इसे देख करके ऐसा लगता है कि अगर हम चाहें तो एक अच्छे निबंध की रचना केवल विचारों के द्वारा कर सकते हैं, जैसा कि उसने निबंध के शुरू में ही कहा था कि सबसे महत्वपूर्ण है विचार, ना कि विषय। अब इस पाठ के आधार पे भी वही है, जैसा कि पाठ 1 और 2 में आपने देखा था गद्यांश और उसके नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, तो आप इस पाठ को पढ़िएगा और संबंधित प्रश्नों को करने का प्रयास आप करेंगे। प्रयास इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि अभी आपने लिखा नहीं है, नई चीज़ें हैं, नए पाठ हैं, नए नए लेखकों से आप परिचित हो रहे हैं, नए नए शब्दों से आप परिचित हो रहे हैं। तो जब तक आप लिखने का अभ्यास नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ें नहीं आ पाएंगी। लिखते लिखते ही कमियां दूर होती हैं। कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप संभवतः कमेंट के द्वारा अगर अवगत कराएंगे तो संबंधित समस्या का निराकरण किया जाएगा। एक समस्या का मैं समाधान करने के लिए थोड़ा सा आपसे निवेदन करूंगा। जो हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रश्न मैंने आपको कहे थे करने के लिए, तो जो मैंने PDF शुरू में उपलब्ध कराया था उसमें मैंने केवल कथन अपने हिसाब से उसमें लिखे थे और 1 2 3 4 किया था, ना कि जो प्रश्न अभ्यास हिंदी साहित्य का दिया है उसके आधार पर दिया था। तो थोड़ा सा आप उसको प्रश्नों के हिसाब से ना समझें, उसको एक जनरल चीज़ समझें, क्योंकि 10-20 पॉइंट जो भी मैंने लिख करके उसमें बातें रखी थी वो केवल जानकारी के लिए थी। प्रश्न के हिसाब से अगर करेंगे तो कहीं भी नहीं मिलान होगा। आप अपने से स्वतः करिए, उन 20-25 प्रश्नों के आधार पर आप 50-75 प्रश्न जो किताब के अभ्यास में दिए हैं आप आसानी से कर लेंगे। तो हो सकता है कि ऐसा बताने पे आप उस चीज़ को समझ गए होंगे। अगर दिक्कत होगी तो मैं उसका भी PDF उपलब्ध करा दूंगा और आप नोट कर लेंगे। फिर